न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। एक साइड में न्यूक्लियोफिलिसिटी हो जाएगा और एक साइड में बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी को N से और बेसिसिटी को B से रिप्रेजेंट करेंगे। टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। टेंडेंसी टू अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर पर अटैक करने की जो टेंडेंसी होगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। टेंडेंसी टू एक्सेप्ट H प्लस। यहां पर न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ, साइज ऑफ डोनर एटम। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। बेसिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ डोनर एटम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम। इसको बंद करो तो। डोनर एटम, ठीक है, ये हो जाएगा बेटा। तो ये 2 पॉइंट हुए हैं आपके, बात सुन रहे ना। दो पॉइंट हुए हैं। अब एग्जांपल देखा जाए, यहां पर ध्यान दो, CH3 माइनस NH2 माइनस CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस OH माइनस, यहां पर F माइनस। आप पीरियड में आगे जाते हो तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। सो न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, बेसिसिटी डिक्रीजेज। इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, पूछ लिया जाता है। यहां पर ध्यान है बेटा, ध्यान दो, ये अब अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख रहे हैं, इधर ध्यान दो, F माइनस Cl माइनस Br माइनस आयोडीन माइनस। साइज इंक्रीज कर रही है, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज करेगी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी। थर्ड पॉइंट, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। आप ध्यान दीजिएगा, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज इज मोर देन न्यूट्रल स्पेसीज। Negatively charged species is more than neutral species. Nucleophilicity and basicity of negatively charged species is more than neutral species. ठीक है, यहां पर ध्यान दें, IE
N and V of CH3 minus CH4 NH2 minus NH3 OH minus H2O, इधर हम दो CH3O minus CH3OH CH3COO minus CH3COOH। ये ध्यान दो बेटा, कल आपको बताया गया था ये यहां पर दो डोनर सेंटर है ना, C माइनस और N। C माइनस की न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी N से ज्यादा है। एक ही स्पीसीज है जिसमें दो सेंटर हैं, तो यहां पर N and V of C is greater than N। ध्यान देना, इधर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। ये आप RX लिख रहे हो, पढ़ोगे चैप्टर तो आगे पढ़ाया जाएगा। RX, ये बांड टूटेगा, यहां पर क्या हो जाएगा माइनस, यहां पर क्या हो जाएगा प्लस। अब माइनस हट रहा है तो माइनस ही हट आएगा। यहां पर Cn है, Cn माइनस है, Cn क्या है माइनस। अब बताना आप यहां पर N, अब बताओ कौन अटैक करेगा ज्यादा, C माइनस अटैक करेगा या N अटैक करेगा? कौन अटैक करेगा? तो दो डोनर सेंटर है ना, C माइनस भी है और N भी है, तो अटैक तो दोनों करेंगे, मतलब RCN बनेगा और क्या बनेगा RNC बनेगा। मतलब दो सेंटर होने के कारण दोनों अटैक कर रहे हैं, लेकिन ज्यादा कौन बनेगा? CN। क्यों? ये मेजर होगा, चूंकि कार्बन की जो न्यूक्लियोफिलिसिटी है वो नाइट्रोजन से क्या है ज्यादा है। बात हो रहा है ना, ये चीज है। अब यहां पर तो इसी सेम टाइप का है, RX है, यहां पर KNO2 मान लो ले रहे हैं। KNO2 का मतलब क्या, K प्लस NO2 माइनस। अब यहां पर NO2 माइनस ये है, बताओ कौन ज्यादा अटैक करेगा? ऑक्सीजन भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन भी अटैक कर सकता है, ये तो कौन ज्यादा अटैक करेगा, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ऑक्सीजन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे? दो। क्यों दो प्रोडक्ट बनेंगे? क्योंकि एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल है, दो डोनर सेंटर हैं, दोनों अटैक कर सकते हैं। दो डोनर सेंटर हैं, दोनों अटैक कर सकते हैं, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पर क्वेश्चन पूछा था कि व्हाई टू प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड, तो आंसर क्या हो जाएगा एज एम्बिडेंट। बस टू डोनर सेंटर नहीं करना है आपको, बस बोल देना है कि एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल। तो जब आप कह देंगे कि एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल, तो अगला समझ जाएगा कि मतलब दो डोनर सेंटर हैं, दोनों अटैक करेंगे, इसलिए दो प्रोडक्ट बनेंगे। अब ज्यादा कौन बनेगा? जिसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी, नेगेटिव वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा है ना, तो इसका मतलब ये ज्यादा अटैक करेगा, तो ये ज्यादा बनेगा। N न्यूट्रल है, तो यहां पर ये मेजर और ये क्या हो जाएगा माइनर। 3 पॉइंट अभी हम लोग पढ़े हैं, एक और पॉइंट बच रहा है यहां पर। 4th पॉइंट है विद सेम डोनर एटम on increase in size of attached group, size of attached group।
न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेज, बेसिसिटी इंक्रीजेज। यहां पर ध्यान देना, ये डोनर एटम कौन है? ऑक्सीजन। जुड़े हुए ग्रुप HCH3, ये साइज बढ़ रही ना, तो साइज बढ़ने से क्या होगा? न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। सेकेंड पॉइंट पे कंफ्यूजन मत पालिएगा, वहां पे बताया था कि न्यूक्लियोफिलिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ डोनर एटम, बोला गया था ना। तो डोनर एटम की साइज बढ़ेगी तो न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी। यहां पर तो डोनर एटम सेम है, यहां पर जुड़े हुए ग्रुप की साइज पूछा जा रहा है, तो यहां पर क्या लिखोगे? साइज ऑफ अटैच्ड ग्रुप increases, so nucleophilicity decreases, basicity increases. Arrange order of basicity of following. Arrange order of basicity of following. भैया तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी बताना है, ध्यान देना। इसको ACO-V कहते हैं। ये इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। अब बहुत कठिन नहीं है, ध्यान दो, कुछ चीजें तो ऐसी हैं भैया सभी में H जोड़ दो, सभी में H जोड़ दो, HCl, CH3COOH, एस्टिक एसिड, वाटर, फिनाल, एल्कोहल, ROH, एल्कोहल, NH3, अमोनिया हो जाएगा। जो ज्यादा स्ट्रांग एसिड होगा उसका बेस वीक होगा, तो सबसे स्ट्रांग एसिड कौन होगा जब बनेगा? तो HCl, तो इसका मतलब Cl- सबसे वीक होगा। फिर कौन स्ट्रांग होगा? एस्टिक एसिड। सब पढ़ाया गया लेकिन अलग अलग पढ़ाया गया है, पढ़ाया गया नहीं पढ़ाया गया है। और वाटर, फिनाल और एल्कोहल में कौन एस्टिक है? फिनाल। वाटर, एल्कोहल, फिनाल में क्या पढ़ाए थे? फिनाल। एसिडिक है तो इसका मतलब वो बेसिक कम होगा। फिर कौन है? वाटर। फिर कौन है? एल्कोहल। और सबसे ज्यादा मतलब कम एसिडिक कौन होगा? अमोनिया। अमोनिया एसिडिक कम क्यों होगा? चूंकि ऑक्सीजन और यहाँ पर क्या है? नाइट्रोजन। तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा है, तो जहां पर इलेक्ट्रॉनिटी ज्यादा होगी वहां एसिडिकेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। पढ़ाया गया था इलेक्ट्रॉनिटी पढ़ाते समय। तो एक टॉपिक और पढ़ लिया गया, न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी। चलो अब एक टॉपिक दूसरा शुरू कर रहे हैं हम लोग, लिख लिए हो? बेस होगा मतलब बेस वीक होगा, ये तो लिखाए हैं वहां पर जब पढ़ा रहे थे क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम में कॉन्जुगेट एसिड पढ़ा रहे थे ना, ठीक है। तो वो conjugate acid has always, sorry, strong conjugate acid has
ऑलवेज वीक कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड ऑलवेज हैज वीक कॉन्जुगेट बेस। तो जो कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा उसका बेस हमेशा क्या होगा बेटा, वीक होगा। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे एक और हेडिंग, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन इंटरमीडिएट product of one reaction while reactant of other reaction, product of one reaction while reactant of other reaction। very less stable, stability of reaction intermediate inversely proportional to heat of formation, सब पढ़ाए हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ फॉर्मेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ रिएक्शन। यहां पर ध्यान दो बेटा, एग्जाम्पल में आर एक्स, यहाँ पर आर प्लस एक्स माइनस, आर प्लस एन यू माइनस, ये क्या हो जाएगा, आर एन यू। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन होगा, इतने जो दिख रहे हैं सब में रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है, आर प्लस। कौन है, आर प्लस। क्यों, चूंकि एक रिएक्शन का प्रोडक्ट और दूसरे रिएक्शन का क्या है, रिएक्टेंट है। तो स्पेशली जो एक रिएक्शन का प्रोडक्ट हो दूसरे का रिएक्टेंट हो वो क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा। चलें चलें बेटा, रिमूव कर रहे हैं। टाइप में अगर देख लें, टाइप तो 6 टाइप के होंगे। व्हाट आर द 6 टाइप, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल, कमिन, कार्बोकैटायन, कार्बीन, एल्किल फ्री रेडिकल, सॉरी नाइट्रीन, बेंजाइन। ठीक है, ये 6 टाइप के होंगे। रिमूव कर रहे हैं। इसके बाद है डालेंगे कार्बन आयन। रिमूव करें बेटा, भैया लिखते हो, कार्बन आयन। नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज, नेगेटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज। यहां पर ध्यान दें, कार्बन माइनस है। कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4।
एक माइनस हो गया तो कितने आ गए? 5, 5 हो गए। 5 में कितने इलेक्ट्रॉन है? ध्यान दो, ये 2, कितने इलेक्ट्रॉन मतलब बॉन्ड पेयर हो गए? कितने बॉन्ड बनाए हैं? 3, तो बॉन्ड पेयर 3। लोन पेयर कितना हो गया बेटा? 1। ये देखो, ये लोन पेयर हो गया, ये 1 2 3 बॉन्ड बनाए हैं। इलेक्ट्रॉन पेयर 4। हाइब्रिडाइजेशन sp3, शेप पिरामिडल, सब पढ़ाया गया है। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन से पूछो आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन, कितना गिनाएगा? 2 4 6 8। तो इलेक्ट्रॉन रिच है या डिफिशिएंट? जिसके पास लोन पेयर होगा वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। इलेक्ट्रॉन रिच है और लोन पेयर कोई रखना चाहता नहीं, डोनेट कर देगा, तो लुईस बेस। और अटैक करेगा तो पॉजिटिव पर या नेगेटिव पर? पॉजिटिव पर, मतलब न्यूक्लियोफाइल, मतलब न्यूक्लियोफाइल। और सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, इसलिए क्या हो जाएगा भैया? डायमैग्नेटिक। क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक। ठीक है। और ध्यान दो, आइसोस्टर्स, आइसोस्टर्स ऑब्लिक आइसोस्ट्रक्चरल विद अमोनिया। आइसोस्टर्स ऑब्लिक आइसोस्ट्रक्चरल विद अमोनिया। ध्यान दो, आइसोस्टर्स का मतलब जिसमें एटम और इलेक्ट्रॉन सेम हो, और आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब जिसके स्ट्रक्चर सेम हो। ठीक है। तो ध्यान दो, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, मतलब कार्बन 1 और 3 हाइड्रोजन 4 हो गए, नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन 4 हो गए, तो इलेक्ट्रॉन भी बराबर हैं, तो इलेक्ट्रॉन और एटम बराबर हैं, इसलिए आइसोस्टर्स बोलेंगे। और स्ट्रक्चर सेम है, इसलिए आइसोस्ट्रक्चरल। आइसोस्टर्स का मतलब क्या? सेम नंबर ऑफ एटम एंड इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, E1CB रिएक्शन, डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, E1CB रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्लेंजन-स्मिट कंडेंसेशन, एंड पर्किन रिएक्शन इज कार्बेनाइन, इज कार्बेनाइन। तो इन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा बेटा? कार्बेनाइन होगा। रिमूव करें, थोड़ा ऊपर कर दें, ठीक है, ठीक है कि नहीं? यहाँ रिएक्शन इंटरमीडिएट RI लिखा था, है ना? यहाँ पर स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना बेटा, C6H5 होल थ्राइस C-
C6H5 whole twice CH minus C6H5 CH2 minus CH2CH CH2 माइनस यहाँ पर CH C माइनस CH2 CH माइनस CH3 माइनस CH2 सॉरी CH3 CH2 माइनस सबसे कम स्टेबल टर्सरी कार्बन आयन होगा। सबसे कम स्टेबल कौन होगा? टर्सरी। और यहां से यहां तक क्यों स्टेबल है? रेजोनेंस के कारण। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। सब पढ़ाए हैं, इसमें कुछ ऐसा नहीं एक पढ़ाए ना हो। रिमूव कर रहे हैं भैया, रिमूव कर दें। अब या तो बोलो नहीं तो हम रिमूव कर दे रहे हैं, फिर सब मुंह बांधे बैठे हो। फ्री रेडिकल न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रल स्पेसीज हैविंग ऑड इलेक्ट्रॉन। ध्यान दो, इधर ध्यान दो। NO NO2 CH3 ये सब फ्री रेडिकल हैं। ये सब क्या है? फ्री रेडिकल। हम लोग क्या है? ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक। तो फिर हम लोग यहाँ पर न्यूट्रल कार्बन स्पेसीज कह देते हैं। तो कार्बन स्पेसीज कह देते हैं, इसका मतलब वो डिफिनेशन केवल ऑर्गेनिक के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपसे कहा जाए which one is of the following is free radical, ऑप्शन A B C D में ऑल, तो ऑल। बी में क्या हो जाएगा? ऑल, क्योंकि सबके पास क्या है? ऑड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। तो फिर हाल हम लोग बात किसकी करेंगे? कार्बन की। तो यहां पर भैया कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4। 3 शेयर कर लिए तो बॉन्ड पेयर कितना हो गया बेटा? 3। लोन पेयर 0। ये देखो, ये एक इलेक्ट्रॉन बच रहा ना, पेयर नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर कितना? 3। हाइब्रिडाइजेशन sp2। बॉन्ड एंगल 120। ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर। इलेक्ट्रॉन टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कार्बन से पूछो कितने इलेक्ट्रॉन है, क्या गिनाएगा? 2 4 6 और 1 7। तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। आगे क्या हो जाएगा बेटा? इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट या सफिशियंट? ऑप्टेक्ट नहीं पूरा है ना, डिफिशियंट। इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो अच्छा लगेगा या नहीं? अच्छा लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन पसंद है, तो इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन लुईस एसिड नहीं बोलेंगे, क्यों? लुईस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर जो ले, तो पेयर तो ले नहीं पाएगा। 7 है और 2 लेगा तो 9 हो जाएगा, 9 ले नहीं सकता, तो पेयर, इसलिए लुईस एसिड नहीं, नॉट लुईस एसिड। अगर आपसे कहा जाए कि क्या हमेशा जो इलेक्ट्रोफाइल है लुईस एसिड है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? नहीं, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक।
क्यों पैरामेट्रिक भैया? अनपेयर्ड टर्न है। आगे क्या बोलना है? फ्री रेडिकल इज वेरी अनस्टेबल। ये ध्यान दो, ध्यान देना, ध्यान से सुनो। जहां पैरामैग्नेटिक होता है वो ज्यादातर कलर भी होता है। ये NO कभी भी NO के रूप में नहीं पाया जाएगा। दो NO आपस में जुड़ जाएंगे मतलब N2O2 बना लेगा। NO2 के रूप में नहीं पाया जाता। NO2 दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएंगे। ध्यान दो, ऐसे जैसे ये N देखो ऐसे है ना, ये 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना इसके पास, ये ऐसे। अब ये एक बच रहा है तो ये दूसरा NO इसके साथ क्या करेगा? बॉन्ड बना लेगा, ये ऐसे। तो क्या हो जाएगा? N2O4 हो जाएगा। अच्छा ध्यान रखिएगा, अब ये इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं रहा ना, अब तो पेयर्ड हो गया मतलब डायमैग्नेटिक हो गया। तो मतलब NO2 पैरामैग्नेटिक है लेकिन N2O4 क्या है? डायमैग्नेटिक है। NO2 कलर्ड है लेकिन N2O4 कलरलेस है। N2O4 क्या है? कलरलेस है। NO2 जब बनता है तो कलर लिए रहता है, कलर रहता है, लेकिन थोड़ी देर बाद इसका कलर गायब हो जाता है। क्यों भैया? क्योंकि दो NO2 आपस में जुड़ के N2O4 बना लेते हैं जो डायमैग्नेटिक होता है। समझ रहे ना? तो ये चीज है। तो ऐसे कोई भी फ्री रेडिकल फ्री नहीं रहता, आपस में क्या मिटा देना, इसको जुड़ के बॉन्ड बना लेता है। एंड कंबाइन टूगेदर, लाइक NO2 दो आपस में जुड़ जाएंगे तो N2O4 बन जाएगा। 2CH3 आपस में जुड़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा? CH3 बन जाएगा। इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस, हुंस डीकर रिएक्शन, ऊट रिएक्शन। ध्यान देना, आपको पीछे बताए थे 5 अगर दशा कंडीशन में से कोई भी एक दिख जाए, क्या क्या भैया? HNu दिख जाए, हाई टेम्परेचर दिख जाए, कितना? 500 डिग्री सेल्सियस या इससे ज्यादा, इलेक्ट्रोलिसिस दिख जाए, परऑक्साइड और फ्री रेडिकल खुद ही दिख जाए, तो वहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या होगा? फ्री रेडिकल होगा। क्या होगा बेटा? फ्री रेडिकल। अगर इन 5 में से कोई भी एक दशा दिख जाए, मतलब रिएक्शन में इलेक्ट्रोलिसिस कराई जा रही है, रिएक्शन हाई टेम्परेचर पे कराया जा रहा है, रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में हो रहा है, रिएक्शन परऑक्साइड के उपस्थिति में हो रहा है, या फ्री रेडिकल की ही प्रेजेंस में हो रहा है, तो वहां इंटरमीडिएट क्या होगा? फ्री रेडिकल। और एक चीज, किसी भी रिएक्शन का अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है तो प्रोडक्ट हमेशा इम्प्योर होगा। प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा? चलो इसको लास्ट में लिखा, जब फ्री रेडिकल रिएक्शन पाएंगे वहां लिखा देंगे, ठीक है? आगे चलो बेटा, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर
ऑफ रिएक्शन इंटरमीडिएट। तो C6H5 होल थ्राइस C6CH C6H5 CH2 CH2 यहाँ पर टर्सरी ज्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण चलें आगे, चलो रिमूव कर रहे हैं कार्बोकैटायन। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज। तो अगर आपसे कोई कहे कि कार्बोकैटायन क्या है बेटा, तो आप क्या कहेंगे? पॉजिटिवली चार्ज कार्बन स्पीशीज। एग्जाम्पल में भैया CH3+, यहां पर कार्बन के पास प्लस है, बॉन्ड पेयर कितना? लोन पेयर 0, इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, बॉन्ड एंगल 120, ट्राइगोनल प्लेनर। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट या सफिशिएंट? डिफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन पसंद है या नहीं? पसंद है, तो लुईस एसिड और इलेक्ट्रोफाइल। टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर आपसे कहा जाए तो टोटल बैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन कितना गिनाएगा? 6 गिनाएगा। ठीक है, सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक। इट इज रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ SN1 रिएक्शन, E1 रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इसको थोड़ा खिसका दें सर, ठीक है।
चलो स्टेबिलिटी यहां पर यहां पर कुछ लोग डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं इन दोनों में। डांसिंग रेजोनेंस का मतलब ये होता है बेटा कि ये ध्यान दो, ये कितने कार्बन है साइकिल में? 3 और एक बाहर है, तो कभी ये 3 में बदलेगा, कभी 4 में बदलेगा। मतलब ये कार्बन अंदर चला जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, आप रेजोनेंस की जो कंडीशन पढ़ाए हैं, कोई ऐसी कंडीशन, कोई भी कंडीशन यहाँ है नहीं है, फिर भी रेजोनेंस है। क्यों है भैया? यहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो एक p ऑर्बिटल तो है, एक p ऑर्बिटल है ना खाली, और ये जो ऑर्बिटल है ये झुका हुआ है, जैसे मान लो ऐसे है, ये ऑर्बिटल ऐसे है, तो ये क्या करेगा, मतलब ये स्ट्रेन है, यहाँ पर एंगल कम होने के कारण स्ट्रेन आ गई है। ठीक है, तो ये जो झुका हुआ ऑर्बिटल है ये अपना लोन पेयर खाली ऑर्बिटल को दे देगा। बात सुना ना? तो ये जैसे ये ऑर्बिटल जो है अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो p ऑर्बिटल है उसको दे देगा। ये ध्यान दो, ऐसे अगर बना दें तो अलग से बना दें, यहाँ पर ऐसे है ना, ये CH2+ है, यहाँ पर एक p ऑर्बिटल है, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे देगा। तो इसको दे देगा तो किस में बदल जाएगा? 4 कार्बन की उसमें साइकिल में। बात समझ आ गई? तो ये 3 वाला 4 में, 4 वाला कैसे बदलता रहेगा? 3 में, दोनों एक दूसरे में बदलते रहेंगे। ठीक है। अब ये इसको कहते हैं ट्रोपोलियम आयन, एरोमेटिक होता है, ये एरोमेटिक है ट्रोपोलियम आयन। फिर C6H5 होल थ्राइस C प्लस C6H5 होल ट्वाइस CH प्लस, यहां पर C6H5 CH2 प्लस, ये एक हो जाएगा। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस है। ये इसको मिटा दे रहे हैं। स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, यहां तक, यहां से प्लस आई आ जाएगा और हाइपर कॉन्जुगेशन, लेकिन यहां पर भी रेजोनेंस है, थोड़ा सा कम स्टेबल है। एक लाइन जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे, ध्यान देना बेटा, नोट करके। इफ पॉजिटिवली चार्ज कार्बन is attached with atom having lone pair, then stability of species is stable due to resonance. Stability of species stable नहीं, stability of species is due to resonance. यहां पर ध्यान दो, इधर CH3OCH2+, ये ध्यान देना, पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ऐसे एटम से जुड़ा है जिस पर क्या है? लोन पेयर। अभी कल ही समझाए थे, इसके पास लोन पेयर और इसके पास बैक एंड p ऑर्बिटल है, बताया गया था ना।
कि अगर एक एटम के पास लोन पेयर है और दूसरे के पास वैकेंट ऑर्बिटल है तो वहां रेजोनेंस आ जाएगा, तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। किससे? इवन टर्सरी कार्बोकैटायन से भी ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। अच्छा, इसमें भैया ये ज्यादा क्यों स्टेबल हो गया? ये भी नाइट्रोजन जुड़ा है तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, ये कारण हो गया। तो यहां तक तो आपको पीछे भी पढ़ाए थे दो, उसमें फ्री रेडिकल में और कार्बन आयन में। यहाँ एक जो ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि किसी भी रिएक्शन का अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल है, किसी भी कार्बोकैटायन है, तो वहां एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। एक से ज्यादा प्रोडक्ट क्या होंगे? पॉसिबल होंगे। लिख लीजिएगा, रिमूव कर दें इसको, नोट करके। रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एनी रिएक्शन इज, यहां पर चाहे इफ करके कर लो, इफ रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ एनी रिएक्शन इज कार्बोकैटायन, then if possible rearrangement takes place, sorry, product formation takes place, product formation takes place by rearrangement. Product formation takes place by rearrangement. Now it is main product. Now it is main product. तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन रीअरेंजमेंट के द्वारा होगा और यही प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? मेन प्रोडक्ट होगा। ठीक है? क्यों होगा? रीअरेंजमेंट अकर ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर, in primary and secondary carbocation. Rearrangement occur due to stability factor in primary and secondary carbocation either by 1,2H minus shift और 1,2CH3 माइनस शिफ्ट। इस लाइन में कई क्वेश्चन के आंसर हैं। रीअरेंजमेंट क्यों होता है? ड्यू टू स्टेबिलिटी फैक्टर, स्टेबिलिटी फैक्टर के कारण होता है। कहां पर होता है? इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कार्बोकैटायन में। कैसे होता है? बाय 1,2H माइनस शिफ्ट और 1,2CH3 माइनस शिफ्ट। ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग, ये C6H5 माइनस वाला तुम लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो ऑर्डर ऑफ शिफ्टिंग में बाय रीअरेंजमेंट
प्राइमरी कार्बोकैटायन convert into secondary or tertiary. Secondary carbocation convert into tertiary carbocation. For rearrangement carbocation should have at least 3 carbon. For rearrangement carbocation should have at least 3 carbon. तो रीअरेंजमेंट के लिए कार्बोकैटायन में कम से कम कितने कार्बन होना चाहिए बेटा? 3। रिमूव करें क्या भैया? रिमूव करते हैं, चलो। देखो एग्जांपल देखा जाए, बहुत आसान है, देखना बेटा। ये प्राइमरी कार्बोकैटायन है और कम से कम कितने कार्बन हैं? 3। अब एटम जिस, ध्यान रखिएगा, जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको 2 बोलेंगे और उसके बाजू वाले को 1 बोलेंगे। तो ये हो गया 2 और ये क्या हो गया? 1। अब कार्बन 1 पर आपको केवल H दिख रहा है, 2 H दिख रहा है ना, तो अब 1 H यहां कर दो प्लस यहां कर दो, तो क्या हो जाएगा भाई? H माइनस यहां से यहां आ गया और प्लस यहां आ गया, तो ये क्या बन गया? सेकेंडरी बन गया। क्या बन गया? और अभी तक क्या था? प्राइमरी। कई बार ऐसे बना देते हैं और पूछते हैं कौन सी शिफ्टिंग हुई है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 1 to H माइनस शिफ्ट। अब बताना, बस यही करना है। कार्बन जिस पर प्लस चार्ज है उसको 2 मान लेंगे। अब ये 2 हो गया तो ये क्या हो गया? 1। अब 1 पर दिख क्या रहा है? H और CH3, तो क्या ले जाएं? 1 to H माइनस शिफ्ट। तो 1 H यहां से यहां प्लस यहां, टर्सरी। अब ये ध्यान देना, कार्बन 2 और 1, अब की 1 पर केवल CH3 दिख रहा है, तो क्या जाएगा? CH3। तो क्या लिखने वाले हो? 1 to CH3 माइनस शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा। लिख लियो ना इसको, लिखो फिर यहां पर। वन टू H माइनस शिफ्ट, यहां से H यहां आ जाएगा। देखो बेटा, H कार्बन 2 है ना जिस पर प्लस है, इधर वाला 1 है, तो 1 पर H है और शेष 3 H का जाएगा H। अच्छा, आपका एक क्वेश्चन हो सकता था जो आप नहीं किए, कार्बन अगर 2 ये है तो 1 ये भी तो है, तो अगर इधर से H इधर कर दिया जाए तो प्लस यहां पे आ जाएगा, और भी ये सेकेंडरी है और यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्राइमरी। तो सेकेंडरी प्राइमरी में नहीं बदलेगा, ये ध्यान देना। ये
अब यहां पर ये 1 है, ये 2 है, तो क्या आना चाहिए? 1 1 2 CH3 माइनस शिफ्ट CH3 यहां पर प्लस CH3 ये यहां पर ध्यान देना, यहां पर ये कार्बन है ना 2, ये 1 है, 1 पर देखो H है, H दिखाया नहीं जाता, H यहां दिखा दिए हम, दिखाया नहीं जाता। 1 2 3 बार बने होते हैं ना, इसका मतलब एक H तो है, तो ये H यहां से यहां आ जाएगा, तो 1 2 H माइनस शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा भैया? ये टर्सरी, ठीक है। अच्छा, साइक्लिक रिंग से मतलब में अगर 4 कार्बन, 4 या 5 कार्बन है, साइक्लिक रिंग में कितने कार्बन हैं? 4 या 5 कार्बन, और उससे पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जुड़ा है, तो रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। लिख लेंगे, इसको लिख लो फिर आगे बताएं। बोले लिखिएगा, if cyclic ring has 4 or 5 carbon, cyclic ring has 4 or 5 carbon, and carbon attached with it has positive charge, then ring will expand. Has positive charge, then ring will expand. चलें आगे, then ring will expand, ध्यान दो। ये 5 कार्बन का हो जाएगा। ये 6 कार्बन हो जाएगा, ठीक है, रिंग एक्सपेंड कर जाएगी। तो ये था क्या? कार्बोकैटायन। आगे डालेंगे कार्बीन, कार्बीन रिमूव कर देना है। डाइवैलेंट कार्बन स्पीशीज, एग्जाम्पल में CH2, ये ग्रुप, इसका नाम है मेथिलीन। एग्जाम्पल क्या है? मेथिलीन। अदर कार्बीन आर मेथिलीन डेरिवेटिव्स। अदर कार्बन आर मेथिलीन डेरिवेटिव, CF2, CCl2,
CBr2, Ci2, bond length increases, stability decreases। यहाँ पर C6H5 hold twice C, C6H5 CH, CH2, ये रिजोनेंस के कारण स्टेबल है, स्टेबल ड्यू टू रिजोनेंस। टू टाइप सिंगलेट, दूसरा हो जाएगा ट्रिपलेट। सिंगलेट, ट्रिपलेट। sp2 hybridized, sp hybridized, V shape, linear, V shape, linear, diamagnetic, paramagnetic, with 2 unpaired turn, hence known as diradical, hence known as diradical। ध्यान देना बेटा, एक अनपेयर टर्न होता है तो रेडिकल, 2 अनपेयर टर्न है तो डायरेडिकल। कंपैरेटिवली मोर स्टेबल, सॉरी लेस स्टेबल है, मोर स्टेबल। यहां पर लोन पेयर है ना, ड्यू टू लोन पेयर। रिएक्शन स्टीरियो स्पेसिफिक, नॉट स्टीरियो स्पेसिफिक। स्टीरियो स्पेसिफिक पढ़ाए थे ना कि स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक रिएक्टेंट से स्पेसिफिक स्टीरियो आइसोमेरिक प्रोडक्ट बनने अगर, तो रिएक्शन को क्या कहेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक कहेंगे। लिख लेना, बताना फिर। रिमूव करें, चलो यहां पर ध्यान दो। यहां पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 6, 2, 4, 2s2 2p2। ये ध्यान देना, ये 2s2 है, 2p2 है। अब ये आपस में अगर इंटरमिक्स हो जाए तो एक एस मिलेगा और 2 क्या मिलेंगे, पी। तो ये ऐसे बना लें, ठीक है।
तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp2, क्या हो जाएगा sp2। कितने sp2 ऑर्बिटल हैं, 3। तो ये ध्यान दो, ये एक इलेक्ट्रॉन, ये एक इलेक्ट्रॉन, और ये लोन पेयर, और यहां पर एक ये p ऑर्बिटल बचा ना, ये p तो हाइब्रिडाइजेशन भाग लिया नहीं है, तो ये एक p ऑर्बिटल हो जाएगा p। अब यहां पर H ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, यहां पर H ऑर्बिटल क्या करेगा, ओवरलैप, तो यहां पर क्या हो जाएगा H C H, यहां पर क्या हो जाएगा भैया, ये लोन पेयर हो जाएगा, ये V शेप हो गया, और इसको क्या कहेंगे, सिंगलेट। और ट्रिपलेट में क्या होगा, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रॉन है 2s2 2p4, ये s2 और ये p4 है, p2 है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन जम करके अगर यहां पे आ जाए तो ये क्या बचेगा, ये सभी एक एक हो जाएंगे ना, और हाइब्रिडाइजेशन में केवल यही दो भाग ले, हाइब्रिडेशन में केवल यही दो भाग ले। अब ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बचे हैं, और यहां पर H का ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप किया, तो ये H, ये ध्यान दो ऐसे है, ये दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये लीनियर हो गया, और ये क्या हो गया, डी शेप। चलो भैया आगे लिख लेगा। सिंगलेट कार्बिन इज फॉर्म singlet carbene is formed in presence of sunlight or solvent which on treating with inert gas convert into triplet. Convert into triplet. ध्यान देना बेटा, CH2N2 BF ईथर ले लो या BF3 ले लो, CH2N2 सिंगलेट है, इनर्ट गैस ले लेंगे, ये CH2 ट्रिपलेट हो जाएगा। ये ध्यान दो, CHCl3 KOH अल्कोहलिक, CCl2 HCl सिंगलेट है। ध्यान देना, जो कार्बीन है इसके 3 रिएक्शन हैं, कितने, हम लोग केवल एक पढ़ते हैं, हालांकि हम पढ़ाएंगे यहाँ तीनों, लेकिन रिएक्शन जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको केवल एक मिलेगा।
बाकी जो दो पढ़ाएंगे वो रिएक्शन मैकेनिज्म में अगर पूछना चाहता है तो पूछ लेगा, अदरवाइज रिएक्शन में नहीं पूछता। ठीक है, तो रिमूव करें इसको। देखना क्या तीन काम है। पहला, कार्बीन कन्वर्ट हाइड्रोजन प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन इनटू CH3। ये ध्यान देना, ये ध्यान देना, ROH CH2N2 यहां पर BF3 ले रहे हैं। अब आपको खुद समझना पड़ेगा, अभी इसी से CH2 जनरेट हुआ था, तो ये CH2 यहां से निकलेगा और H से जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा भैया, ROCH3N2। ये ध्यान दो, C6H5OH है, CH2N2 BF3। बोलो बेटा, C6H5O CH3, ये RCOOH है। बोलो क्या किया जाए, CH2N2 BF3, तो क्या हो जाएगा भैया, RCOO CH3N2। ठीक है, दूसरा, it increases chain length and develop branch in hydrocarbon। ये ध्यान देना बेटा, CH3 CH2 CH3, यहां पर CH2N2 BF3 लिए हो, क्या लिए हो, BF3। अब क्या होगा, ये यहां से CH2 निकल जाएगा ना, CH2 क्या होगा, निकल जाएगा। तो ध्यान दो, ये CH3 है ना, तो CH3 को आप ऐसे लिख सकते हो नहीं, CH2 और CH2OH लिख सकते हो नहीं, तो इसी H से ये CH2 जुड़ जाएगा। तो ये यहां पर जो CH3 था, अगर इसको CH2H लिखें तो CH2 तो रह गया, और जो एक H था वो किस में बदल गया, CH3 में। तो चेन लेंथ बढ़ गई या नहीं बढ़ गई, ये CH2 ये क्या हो गया, CH3। और ध्यान देना बेटा, अगर यही CH2 इस H पे अटैक किया तो यहां पर क्या आ जाएगी, ब्रांच आ जाएगी। आगे चले, रिमूव कर रहे हैं आगे। इट कन्वर्ट कंपाउंड इनटू साइक्लिक कंपाउंड इफ इट हैज पाई बॉन्ड। It convert compound into cyclic compound if pi bond is present। if pi bond is present, ध्यान देना बेटा,
इफ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। तो ध्यान देना, ये ध्यान दो ऐसे है। ये सब मिलेंगे नहीं आपको, समझ रहे हो ना। CH2N2 यहां पर क्या है, VF3। अब यहां पर क्या हो गया बेटा, CH2 है ना। अब ये ध्यान दो, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ऐसे देखो, ये ऐसे है ना, इस बॉन्ड को तोड़ा और यहां पर क्या आ गया, CH2 खुद आ गया ऐसे। तो बन गई साइकिल कि नहीं बन गई। इधर देखना, हाँ, ये जो अब की बार लिखने चल रहे हैं, ये रिएक्शन मैकेनिज्म जब पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे, तो वहां मिल सकता है। ये तो नहीं मिलेगा, ये मिल सकता है, बना हुआ है कुछ बुक में। इधर देखना भैया, देखना बेटा, ये है ना, यहां पर आप क्या ले रहे हो, CHCl3 KOH एल्कोहलिक ले रहे हो। जब भी KOH एल्कोहलिक दिख जाए समझ लेना HCl निकलेगा। जब भी दिख जाए आप समझ लेना क्या निकलेगा, HCl। इसको डिहाइड्रो हाइलोजेनेटिंग एजेंट कहते हैं, HCl निकालने वाला, HX निकालने वाला। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, CCl2 क्या हो जाएगा। अब ध्यान देना बेटा, इधर ध्यान दो, इस बॉन्ड को तोड़ेगा, देखो इस बॉन्ड को तोड़ेगा, ये ऐसे तोड़ दिया जाएगा, टूट गया ना। अब देखना, टूट गया इसका मतलब ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, और यहीं पर ये कार्बन रख दो। तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर कर लिया, एक इधर शेयर कर लिया, साइकिल बन गई कि नहीं बन गई, बन गई। तो अब ये यहां पर फिर से दिखा दे रहे हैं, मतलब ये ऐसे बन जाएगा, CH3H, ये CH, ये कुछ बुक में बना हुआ है, ये Cl, ये Cl, ये Cl जो है, ध्यान दो, इसी Cl को, दोनों Cl को ऐसे दिखा दे रहे हैं। अच्छा, आप एक साथ लिख दो ना, दिखाओ। अच्छा, एक वर्ड बोले थे स्टीरियो स्पेसिफिक ना, तो देखो ये सिस था, क्या था, तो सिस ही मिला, क्या मिला, सिस। अगर एक सिंगलेट कार्बन है, क्यों, चूंकि सॉल्वेंट की प्रेजेंस बना है। अगर एक ट्रिपलेट होता तो सिस और ट्रांस दोनों बनता, मतलब ये CH3 दोनों एक साइड में तो है ही हैं, ये मुंडी इनकी पलट भी जाती तो ये इधर हो जाता, CH3 वो भी बनता। तो ये था कार्बिन, क्या था भैया, कार्बिन। ठीक है, कार्बिन में कितने रिएक्शन पढ़ा है, 3। तीनों में पहला रिएक्शन जरूर याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा और तीसरा उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हाँ, ये कुछ बुक में बना हुआ है, वो भी केवल कहां पे, रिएक्शन मैकेनिज्म में, ये वाला तो ध्यान रखिएगा इसको भी, ठीक बेटा। चलो, बाकी नाइट्रीन और क्या बच रहा है, बेंजाइन पढ़ाएंगे नहीं आपको, वो है नहीं उतना। अगला है बेंजाइन। बेंजाइन ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, और इस रिएक्शन का है, ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहे हैं। इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट बेंजाइन है। जेई में एक बार पूछा गया है इसके बारे में, ठीक है। नीट में तो खैर कभी नहीं पूछा गया, तो इसलिए वहां पे हम जा नहीं रहे हैं। नाइट्रीन, सिंगल बॉन्डेड नाइट्रोजन स्पीसीज, RN RCON, single bonded nitrogen species. Reaction intermediate of Hofmann bromamide reaction,
रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ हाफ आयन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड कर्टियस रिएक्शन। अच्छा, पीछे थोड़ा सा छूट गया कार्बीन वाला में, किसका इंटरमीडिएट पढ़ाया नहीं गया ना। जैसे यहाँ पे होता है कि इन दो रिएक्शन का इंटरमीडिएट होगा, तो थोड़ा सा लिख लो एक लाइन यहाँ पर भैया। एक मिनट, हेलो हेलो, नमस्ते। नहीं, हाँ, अभी थोड़ी देर बात करते हैं। ठीक बेटा, यहाँ पर रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ, बोला बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टीमैन रिएक्शन। एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट ऑफ रीमर टीमैन रिएक्शन एंड बेटा कार्बिल-एमीन रिएक्शन। और दोनों का जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होता है ये CCl2 होता है। क्या होता है? CCl2। चल जाएंगे। हाँ, नाइट्रीन हो गया ये। आगे बढ़े। तो बस रीमर टीमैन रिएक्शन और कार्बिल-एमीन रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट CCl2 होता है, जो डाइक्लोरोमेथिलीन है या कार्बिन ग्रुप का है। तो बस इतना, ये जरूर याद रखिएगा, ये आपके दोनों सिलेबस में भी है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग कहाँ चल रहे हैं? नाइट्रीन तो हो गया था। तो हाफ मैन ब्रोमाइड रिएक्शन एंड कर्टियस रिएक्शन का रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है? नाइट्रीन है। तो ये आपका हो गया। अब हम लोग ये टॉपिक भी पढ़ लिए हैं। अब हम लोग कहाँ पे आएंगे? रिएक्शन मैकेनिज्म पे। रिएक्शन मैकेनिज्म, यहां पर ध्यान दें, जो सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और बोल रहा बेटा एडिशन रिएक्शन, और बोल रहा भैया एलिमिनेशन रिएक्शन। और भैया रीअरेंजमेंट रिएक्शन अभी अभी पढ़ लिया गया। रीअरेंजमेंट जो अभी पढ़ रहे थे वही था। और पॉलीमराइजेशन सिलेबस से गायब है। पॉलीमराइजेशन, तो पॉलीमराइजेशन आपके सिलेबस में है नहीं। रीअरेंजमेंट पढ़ लिया गया, ये तीनों पढ़ना है। ठीक है, तो अब टाइम भी लगभग हो चुका है, तो इसकी कहानी फिर हम लोग कल सुनेंगे। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ऑफ कर देना वीडियो ऑफ कर दो।